बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज मैं ब्रीफिंग देने जा रहा हूं ML1। ML1 क्या है? ये एक रेलवे का मंसूबा है जो मेन लाइन 1 के नाम से जाना जाता है। इस मंसूबे में कराची से लेके पेशावर तक रेलवे की अपग्रेडेशन होनी है और इसके लाइन को ड्यूबल करना है। मैंने ये क्यों चुना? क्योंकि इकॉनमी से तो ये रिलेटेड है, लेकिन मेरे टॉपिक से मोस्टली ये रिलेटेड नहीं है। इसकी वजह ये है कि हमारे बहुत क्राइसिस रहा रेलवे में। हमेशा ये अदारा जो है हमारे लिए नुकसानदेह रहा, गवर्नमेंट इसको फीड करती रही, ये कभी भी मुनाफा बख्श नहीं रहा। उसकी शायद वजह ये भी है कि इस पे हमने उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी गई। अगर हम देखें कि ये जो हमारी रेलवे लाइंस हैं ये 100 ईयर ओल्ड है, पुरानी है, तकरीबन 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। 150 से 100 साल तक की ये पुरानी लाइंस हैं जो बिफोर पाकिस्तान अंग्रेज़ दौर की बिछाई हुई लाइंस थी। अब ये देखें कि एक मेजर हमारी मिनिस्ट्री है, एक मेजर डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे CSP ऑफिसर्स भी आते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल के लोग भी इसमें होते हैं। उसके बावजूद अगर हम इसकी एक्सपेंशन की बात करें तो पाकिस्तान बनने के बाद सिर्फ 2 ट्रैक बने हैं, जिसमें एक मर्दान से 4 सद्दा और दूसरा जो है कश्मोर वाली साइड पे जो DG खां से जैकबाबाद की तरफ जाता है। ये 2 ट्रैक की सिर्फ हमने 76 ईयर में एक्सपेंशन की है। उसके बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय ही किया है। बहुत सारी लाइंस जो थी वो ख़त्म हो गई, बहुत सारी लाइंस अच्छी चल रही थी, उनको उखाड़ के लोहों में पगला के बेच दिया गया। रेलवे का उस वक़्त से नुकसान और नुकसान ही हो रहा है। मैं इस बात से परेशान हूँ कि उसमें बड़ी ज़बरदस्त मैनेजमेंट है। हमारा एक CSA का प्रॉपर ग्रुप है रेलवेज़, और रेलवेज़ में CSP ऑफिसर्स होते हैं, एक मिनिस्ट्री है, उसके प्रॉपर मिनिस्टर होता है। उसके बावजूद इसको क्यों इग्नोर किया गया और हमेशा से इसमें लॉस दर लॉस आया। अब हमारा जो मेन लाइन है इसमें हम जो स्पीड है उसकी ट्रेन की वो मैक्सिमम 65 टू 100 जा सकती है। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में अब जो ट्रेन की स्पीड है वो 300 टू 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गई हैं, लेकिन हमारी आज भी जो है 65 टू 100 किलोमीटर हमारी स्पीड है। उसकी वजह क्या है कि ट्रैक हमारा कोई 150 साल पुराना ट्रैक है, जिसकी नीचे से ज़मीन उस लेवल की नहीं थी कि जिस पे इतनी स्पीड से गाड़ी चला दी जा सके। तो अब इस चीज़ को देखते हुए कि ये कॉस्ट महंगी पड़ रही है ट्रांसपोर्टेशन की, रेलवे एक सस्ती तरीन ट्रांसपोर्टेशन थी जिसको हमने ज़ाया किया, जिसमें हमारी गवर्नमेंट, हमारे ऑफिसर्स, हमारी ब्यूरोक्रेसी शामिल थी उसको ज़ाया करने के लिए। तो अब जब CPEC का दौर शुरू हुआ और उसमें मुख्तलिफ रोड्स बनाए गए, तो इसमें रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड करने का मंसूबा एक था, जिसमें कराची से पेशावर तक उसको ड्यूअल लाइन करना और उसको इस तरह अपग्रेड करना कि उसमें भी 160 200 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल सके, ताकि सफ़र जल्दी कंप्लीट हो और ये सस्ती कैरेज भी है बजाय इसके कि बाई रोड जाया जाए। तो इसलिए मैंने आज इसको चुना और इसमें क्या स्टेटस है, क्या चल रहा है, ये मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पे ज़रा जल्दी काम हो ताकि इजी ट्रांसपोर्टेशन हो और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो। इकॉनमी बेहतर होगी, एक्सपोर्ट में फैसिलिटी होगी, तो रेवेन्यू जनरेशन में भी फैसिलिटी होगी। तो अगर मैं बात करूं अपने सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन की, तो इसमें सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि ML1 क्या है, मेन लाइन क्या है, फिर स्कोप एंड सिग्निफिकेंस इस प्रोजेक्ट की क्या है, उसके बाद करंट स्टेटस क्या चल रहा है, ये प्रोजेक्ट अब किस सिचुएशन में है। शुरू तो बड़ा पुराना हुआ है लेकिन अब क्या सिचुएशन है, और इसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और हर्डल्स क्या आ रही हैं। फिर उसके बाद कंक्लूजन की बात आएगी। कंक्लूजन के बाद मैं अपने नॉलेज के मुताबिक इसमें रिकमेंडेशन दूंगा और वे फॉरवर्ड बताऊंगा कि किस तरह से इसको हम मज़ीद आगे लेके चल सकते हैं ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो सके।
अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ओवरव्यू ऑफ ML1 प्रोजेक्ट, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो है कराची से पेशावर तक का रेल लाइन की मेन लाइन जो है इसका मंसूबा है, जो कि हमारी पहले भी मेन लाइन समझी जाती है, लेकिन वो इतनी अपग्रेडेड नहीं है कि उसमें स्पीडी और ज़्यादा बड़ी ट्रेनें चल सकें। तो इसको जो है ना अपग्रेड करना है। दूसरा जो है, ये प्रोजेक्ट जो है सी पैक के अंदर आता है। इन 2022 में इसकी इंसेप्शन हुई। फिर इसका कॉस्ट जो एस्टीमेट है वो तकरीबन $6.8 बिलियन है। $6.8 बिलियन इसकी कॉस्ट है, जो कि बहुत बड़ी है। जिसमें क्या किया जाएगा कि एक तो इसको ट्रैक को ड्यूल किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, फिर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो मवासलात का सिस्टम है, टेलीफोन कम्युनिकेशन का सिस्टम है, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। और उसके बाद इसमें ड्राई पोर्ट्स बनाई जाएंगी और बिज़नेस हब्स बनाए जाएंगे जो स्टेशंस पे। ये भी इसका एक मंसूबा है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ दिस रोड इन पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अहम है, क्योंकि ये जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन है जब समंदर से जाके लगती है कराची में, तो कराची का मतलब ये हो गया कि ये पूरी दुनिया के साथ टच हो गई। उसके बाद वहाँ से ये जो समंदर के ज़रिए कहीं भी चीज़ें जा सकती हैं। तो अब पेशावर हमारे एक कोने से शुरू होगा, फिर आगे अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान से आगे रशियन जो स्टेट्स हैं उनके साथ भी इसको मिलाया जाएगा, और वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सारी गुड्स की जाएगी। फिर इस प्रोजेक्ट में एक अहम चीज़ है कि हवेलिया में एक ड्राई पोर्ट होगी। जो चाइना से जितनी इंपोर्ट आ रही है वो सारी जो है वो हवेलिया में ड्राई पोर्ट बनेगी, और उससे फिर आगे इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है की जा सकेगी सारे गुड्स की। तो अगर मैं इसको आपको मैप से दिखाऊं तो ये मैप है रेलवे लाइन, या जिसको मेन लाइन 1 कहा जाता है। ये कराची टू पेशावर है। तो ये हमारा अरेबियन सी है। अरेबियन सी में जब चीज़ पहुंच जाती है तो इसका मतलब है वो बाई शिप कहीं भी जा सकती है। तो यहाँ ये शुरू होगा कराची कैंट से, फिर हैदराबाद, नवाबशाह, रोरी, खानपुर, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, लाहौर, गुजरांवाला, और इसके बाद ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी से होता हुआ पेशावर में आ जाएगा। तो इसमें चाइना बॉर्डर से जितनी भी इसकी तरसील होगी वो हवेलियाँ पे जो एक ड्राई पोर्ट बनेगी उससे होती हुई ये सारी समंदर तक जाएगी, और इसके बाद पेशावर से अफ़गानिस्तान से होते हुए जो रशियन रियासतें हैं उनमें से भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, बेहतर होगी। बल्कि इस ट्रैक को आगे ईरान और इसमें भी फैलाने का मंसूबे में शामिल है। तो अगर हम स्कोप और एंड सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें एक तो ड्यूअलाइजेशन होगी और अपग्रेडेशन होगी ट्रैक की। दूसरा इंक्रीज़ होगी एफिशिएंसी ट्रांसपोर्टेशन की, कि जो गुड्स हैं हम एक्सपोर्ट में हमें इसमें मदद मिलेगी, या इंपोर्ट में जो चीज़ें आएंगी उसमें भी, और दूसरे मुल्कों के लिए राहदारी के तौर पे भी बहुत इस्तेमाल होगी। ये सी पैक का मंसूबा है। इसमें कंट्रीब्यूशन होगी यकीनन टैक्स रेवेन्यू में भी इसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होगी बहुत ज़्यादा। और फिर लाइन कैपेसिटी एंड स्पीड जो है उसको इन्हेंस, जैसे कि मैंने कहा 65 to 100 चल रही है, तो इसकी इन्हेंस हो जाएगी 160 to 200 तक इन्हेंस कर दी जाएगी। तो ये क्योंकि कॉस्ट इसकी कम आ रही है, क्योंकि पहले ऑलरेडी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ मौजूद है, और फिर ये सस्टेनेबल भी है। तो इसको ये इसकी सिग्निफिकेंस और स्कोप है। अगर हम करंट स्टेटस और ओवरव्यू की बात करें तो इसमें जो प्रोग्रेस अचीव्ड फ्रॉम 2020 टू डेट है उसमें क्या हुआ है कि अब तक इसकी फिजिबिलिटी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब फिजिबिलिटी सारी बनने के बाद जो है इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो चुका है इन 2017 ड्यूरिंग पीएम विजिट इन चाइना, एंड PC1 अप्रूव्ड बाई ECNEC इन 2022 में इसका PC1 भी अप्रूव्ड हो चुका है। तो बोथ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटेड अ फाइनेंसिंग कमेटी। अब फाइनेंसिंग कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है कि इसको किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा और कैसे इसके फंड्स पूरे किए जाएंगे। फिर जो 12th GCC मीटिंग हेल्ड इन 2023 में थी इन बीजिंग, बोथ पार्टीज रीअफर्म देयर कमिटमेंट। तो उन्होंने इसको रीअफर्म किया है और अब दोबारा इस पर काम जो है तेज़ी से शुरू होने की उम्मीद है, और इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएगा। इसमें क्या स्टेटमेंट थी
कि पाकिस्तान एंड चाइना एग्री टू एक्सपेडाइट द वर्क ऑन द ML1 प्रोजेक्ट एंड लॉन्च इट एज सुन एज पॉसिबल। तो इसे एज सुन एज पॉसिबल कोशिश की जाएगी। अलाइनिंग विद द लीडरशिप कंसर्न्स एंड चाइनीज एक्सपर्टीज एंड नॉलेज विल बी शेयर्ड विद टू इनहेंस द पाकिस्तान एक्सपोर्ट अर्निंग एंड एक्सेलरेटेड SEZ's डेवलपमेंट एंड CPEC's 10Y twitter.com पे और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जो खबर थी जुलाई 11, 2023 पे। तो अगर हम बात करें कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं और हर्डल्स क्या आ रही हैं, क्यों ये कंप्लीट नहीं हो सका, तो इसमें डिफॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट बाय कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स जो हमारी डे बाय डे चेंज होती हैं। एक प्रोजेक्ट चलता है, उस प्रोजेक्ट को उधर ही रोक दिया जाता है, नए शुरू कर दिए जाते हैं। तो जो पहला अक्सर मैं एग्जांपल दिया करता हूं कि मोदी की कामयाबी में जहां उसकी अपनी एफर्ट है, वहां सबसे बड़ी बात उसकी ये भी है कि उसने मनमोहन सिंह साहब की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज़ थी उनको कैरी ऑन रखा और इस वजह से वो ज़्यादा कामयाब हुआ। तो अब पाकिस्तान में क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको रोक देती है, अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देती है और बड़ी शॉर्ट टर्म हमारी गवर्नमेंट भी आती हैं और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े लंबे बन नहीं सकते। प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, शॉर्ट टर्म प्लानिंग सिर्फ चलती है। इसी तरह स्टेटस ऑफ पाकिस्तान इकानमी का कोई अच्छा हाल नहीं है। पाकिस्तान की इकानमी जो है वो क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिसकी वजह भी शायद ये हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा है। लॉ एंड आर्डर सिचुएशन इन पाकिस्तान जो अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से चाइनीज़ जब इधर काम करने आते हैं तो लॉ एंड आर्डर अच्छा ना होने की वजह से उनके कत्ल गारत की सबब बनता है। और इनकन्सिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जिसकी मैंने बात की कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी जब तक कंसिस्टेंट नहीं होंगी उस वक्त तक ये हम अच्छी पॉलिसीज़ ना तो बना सकते हैं, ना उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ना ही उसको रियलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं इस सारी रिसर्च की कंक्लूजन की बात करूं, द इन्वेस्टमेंट इन ML1 प्रोजेक्ट हैज़ द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज द पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप। तो यकीनन पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लैंडस्केप है उसको रेवोल्यूशनाइज कर देगा। आप देखते हैं कि एक ट्रक रोड पे जा रहा होता है और वो ट्रक जो है उसमें कितना ज़्यादा सामान होता है और लाइंस ऑफ ट्रक्स जा रही होती हैं। तो अब ट्रेन जो होती है उसमें क्या होता है कि वो 20 to 50 ट्रक्स का सामान ट्रेन लेके जा रही होती है, तो उसमें किसी को डिस्टरबेंस भी नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि वो जो है ना उसकी बड़ा अच्छा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगी। तो अनलैश इट फुल पोटेंशियल द प्रोजेक्ट डिमांडेड अनवेविंग कमिटमेंट टू सर्विंग अ डिलीवरी मेटिकुलस स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड एवोल्यूशन। तो जो प्लानिंग्स है वो लॉन्ग टर्म हो और उसको कंप्लीट किया जाए और उस प्लानिंग के पे तवज्जो दी जाए, तो जिससे इसकी डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। ओनली दो दीज मीन्स कैन दैट ML1 इनिशिएटिव मेक अ सब्सटेंशियल एंड एंडोरिंग कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें कोई शक नहीं है मुझे कहने में कि जब ये बन जाएगा तो इस मंसूबे के बनने की वजह से हमारी बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट होगी और हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा और यकीनन बहुत ज़्यादा होगा। अब रिकमेंडेशन और वे फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो स्टेक होल्डर को एंगेज रहना चाहिए आपस में। अब ये है कि जब हमारा कोई मीटिंग होती है, पाकिस्तान जाते हैं या चाइना पाकिस्तान में आते हैं, तो तब कोई बड़े लेवल पे मीटिंग होती है तो इसके बारे में सोचा जाता है। तो जब ये एक पॉलिसी बन गई है, इसमें फर्म कर लिया है, तो इसमें एंगेजमेंट ज़रूरी है कि अब इसके डे बाई डे इसका रिव्यू होते रहना चाहिए। फिर इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए कि एक दफ़ा पेपर्स में काम हो गया और उसको रोक दिया, ये कोई बात नहीं है कि इस पे इफेक्टिवली काम भी होना चाहिए। और अडॉप्शन है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, ज़ाहिर है कि इसको हम अडॉप्ट करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ इनोवेशंस यूज़ करेंगे तो फिर इसमें अच्छा और जल्दी काम हो सकेगा। फिर अलाइनमेंट विद द नेशंस प्रायोरिटी, ये जो मैं बात करता हूँ कि नेशन के साथ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए कि नेशन की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको प्रायोरिटीज़ माना जाए, ना कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी मान के तो अपने मतलब के काम सिर्फ किए जाएं और नेशंस को पीछे छोड़ दिया जाए। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है और उम्मीद है कि अहकाम बाला जो है इसमें सुनेंगे और इसमें अलाइन रहेंगे इसके साथ
और इसके बाद इसको प्रोजेक्ट्स को टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे अच्छी तरह काम करने की कोशिश करेंगे और नेशन का सोचेंगे। मैं इस पे उम्मीद करता हूँ। ये मेरे रेफरेंस थे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको ये मंसूबे की सारी सिचुएशन अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चाहते हैं तो इस तरह नॉलेज गेन करते रहें तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।